आज हम लोग पढ़ेंगे 2018 में पूछे गए कुछ लघु प्रश्न जो डीएलएड 4th सेमेस्टर में आते हैं, और साथ ही साथ इसका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट हैं, दो फ़ायदे होंगे आपका। एक तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना फास्ट रिवीजन, और 2018 के जितने भी क्वेश्चन हम सब डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हम फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो 2018 के डीएलएड 4th सेमेस्टर में पूछा गया था वो था विद्यालय प्रबंधन। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा आंसर पिला रहा हूँ, ताकि आपका क्या वो फास्ट रिवीजन भी हो जाए और आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो विद्यालय प्रबंधन था क्या? बेसिकली देखते हैं विद्यालय प्रबंधन क्या था। विद्यालय प्रबंधन में आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी, इसका अर्थ से लेके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो विद्यालय कैसी संस्था है दोस्तों? विद्यालय एक शैक्षिक संस्था है, ऐसा प्रबंधन या साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक संगठन को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। तो विद्यालय में क्या होता है, कमेटी होती है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल होते हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाले अन्य कर्मचारी भी होते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षक प्रक्रिया चलती रहती है बराबर। और विद्यालय में विद्यालय के नेता को प्रबंध का कार्यभार सौंपा जाता है। अपने साथी अध्यापकों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है दोस्तों। तो ये विद्यालय प्रबंधन का अर्थ हो गया, इसलिए आपको अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और विद्यालय की स्थापना किस लिए की जाती है? विद्यालय की स्थापना से संबंधित व्यक्तियों के विचारों एवं कार्यों में समन्वय हो जाए, ताकि जो जैसे वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी अन्य कर्मचारी या शिक्षक हैं, वो क्या करें, विद्यालय में आपस में समन्वय स्थापित करें और शिक्षा को और शिक्षण संस्थान को सुचारू रूप से चला सकें। तो ये फ्रेंड्स हो गया विद्यालय का अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं दोस्तों, ये भी पूछा गया था। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर दोगे? आप तो ब्लैंक हो जाओगे, इसलिए आपको एकदम करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं? विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं, व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों से फीस ली जाती है, उससे कई तरीके के विद्यालय के उपकरण मंगवाए जाते हैं। एक तरीके की सामाजिक प्रक्रिया भी है, और ये क्या है, सामुदायिक उत्तरदायित्व के रूप में भी जाना जाता है। विद्यालय जो है हमारा किस रूप में जाना जाता है? सामुदायिक उत्तरदायित्व के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं विद्यालय में आकर। तो ये एक तरीके से ज्ञान की अभिवृद्धि इसमें होती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। तो दोस्तों, उद्देश्य में आप तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सारे इसके उद्देश्य होते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों का नामांकन विद्यालय में करवाना, और सभी को इसमें मेन स्ट्रीम में जो बच्चे छूट गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना। तो बहुत सारे इसके मैनेजमेंट यानी कि उद्देश्य हो सकते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे उद्देश्य यहाँ पे लिखे, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। पहला है प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण। अब भैया, जब वातावरण का उचित निर्माण ही नहीं होगा, वहाँ पे अगर पढ़ने लायक साधन नहीं होंगे और पढ़ने के लिए एक निश्चित स्थान फिक्स नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी, वहाँ पे टीचिंग कैसे होगा, शिक्षण कौशल कैसे प्रदर्शित करेंगे शिक्षक हमारे? तो ये बहुत ही अहम है विद्यालय प्रबंधन के रूप में। तो दूसरा फ्रेंड इसका मोर इम्पॉर्टेंट है, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। भैया, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर टीचर में नहीं होगा या फिर बच्चों में नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट से डरेंगे, बच्चे क्या करेंगे, सब्जेक्ट से दूर चले जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, शिक्षकों और विद्यालय को क्या करना पड़ता है, वहाँ के प्रिंसिपल को बच्चों में एक आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना होता है, जिससे वहाँ के लोग चीज़ों को अच्छे से समन्वय बिठा सकें और छात्र और शिक्षक का संबंध मैत्रीपूर्ण बन सके। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना।
यहाँ पे प्रयोग तथा अनुसंधान के अवसर भी प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय प्रबंधकों को यह भी दिखाना चाहिए कि जिन शिक्षकों का चयन किया गया है तथा जो पहले से विद्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें अपनी व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए समुचित अवसर प्राप्त हों। इसके लिए समय समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कराने चाहिए, ताकि जैसे जो टीचर अभी अभी आए हैं या नए आए हैं, उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए। उनको भी अपने स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसका फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट एक और है, मानवीय तथा भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। अब भैया ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय में उपलब्ध जितनी भी मानवीय या भौतिक संसाधन हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें समन्वय स्थापित करने वाले उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। जैसे खेलने का मैदान हो गया, छात्र मैदान में जाकर खेलें और इधर उधर ना जाएं। इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा वातावरण तैयार होगा और शिक्षकों और छात्रों को क्या होगा, एक मनोबल प्रदान होगा। मेरे भाइयों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था यहाँ पे, विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। आपको बताना था कि विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो विद्यालय में मानव संसाधन की बात आएगी तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना होगा, स्टूडेंट लिखना होगा, टीचर लिखना होगा, और जो कम्युनिटी होती है, यानी कि जो छात्र के अभिभावक होते हैं वो कुछ कम्युनिटी में आते हैं, तो उसको भी वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो मार्क्स होगा वो बढ़ जाएगा वहाँ पे। और प्रिंसिपल के कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पे पढ़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे प्रिंसिपल का कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एक टीम का हेड की तरह कार्य करता है। उसको एक खुले विचारों वाला होना चाहिए प्रिंसिपल को, और वो उसको क्या हो जाए, एक सामंजस्य अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों के बीच में क्या होता है, उसको एक सामंजस्य बिठाने के लिए वो कार्य करता है वहाँ पे। और उसे क्या होता है, राष्ट्र शिक्षा चिंतकों की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के प्रति सजग रहता है। मतलब बच्चों की क्या ज़रूरतें, उनकी क्या आवश्यकताएं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसके लिए ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो कार्य करता है। और एस.एन. मुखर्जी के अनुसार दोस्तों, यहाँ अगर हम डेफिनेशन लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है, बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। वहाँ पे अगर हमारे आधे नंबर मिल रहे होते तो हमें वहाँ पे पूरा 1 नंबर मिल जाता है डीएलएड 4 सेमेस्टर में। तो ये प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी की तरह काम करता है, जो बाहर भी देखता है, आउट ऑफ दी स्कूल जाके भी वो वर्क करता है प्रिंसिपल हमारा, और स्कूल में रहकर भी कार्य करता है। दोस्तों ये भी 2018 में पूछा गया था, ग्राम शिक्षा समिति होती क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है, विलेज एजुकेशन कमेटी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत क्षेत्रों में बेसिक और प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाती है। मतलब इनके ये सब कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं, बेसिक और प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाती है। वो नियंत्रण करती है बेसिक स्कूलों को कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में वो परामर्श भी देने का कार्य करती है। यह समिति अपने मुख्य कार्यों के अंतर्गत भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श भी देती है। इस समिति में 3 प्रतिनिधि अभिभावकों में से होते हैं। कितने प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि कहाँ से होते हैं, अभिभावकों में से होते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 11 में प्रत्येक ग्राम या ग्राम समिति के निमित्त, जिसके लिए यूपी पंचायत राज्य एक्ट 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित है, उस गांव शिक्षा समिति की स्थापना की संकल्पना की गई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्राम शिक्षा समिति। इसके बहुत कार्य किससे जुड़े होते हैं, पूरे गांव से रिलेटेड जुड़े होते हैं, जिसमें इसके बहुत सारे कार्य भी होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, भवन उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए सुझाव देना, बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करना और अध्यापक द्वारा समय पालन। मतलब जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसमें क्या होता है, उसका ये भी कार्य होता है कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको वो क्या करें, समय का पालन करें।
तो उसका वो लोग ध्यान रखते हैं तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना, ताकि कितने लोग, कितने टीचर टाइम पे आते हैं, कितने टीचर नहीं आते, तो उनकी जितनी भी उपस्थिति की रिपोर्ट होती है वो कौन देता है, वो हमारे ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देते हैं। और जो हमारी ग्राम शिक्षा समिति होती है उसका जो अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, उसका अध्यक्ष हमारा ग्राम प्रधान होता है। और सचिव कौन होता है उसका, ग्राम स्थित परिषदीय विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक। पता उस गांव में जो भी परिषद का विद्यालय होगा उसका जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा वो उस ग्राम शिक्षा समिति का क्या होगा, सचिव होगा। अध्यक्ष ग्राम प्रधान और सचिव हमारा कौन होगा, सचिव हमारा होगा ये वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, वहाँ का वरिष्ठ प्रिंसिपल। और सदस्य फ्रेंड्स कौन कौन होते हैं, तो सदस्य की बात करेंगे हम, तो सदस्य होते हैं क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के 3 अभिभावक। मतलब ये कोई भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विद्यालय में पढ़ने वाले 3 अभिभावक, कुल सदस्य 5 होते हैं, जिसमें कम से कम एक सदस्य किस जाति का होना चाहिए, अनुसूचित जाति का, व एक महिला सदस्य भी होना इसमें ज़रूरी है। टोटल इसमें कितने होते हैं, 5 लोग होते हैं। कितने फ्रेंड्स होते हैं, 5 लोग होते हैं, जिसमें से कम एक सदस्य कहाँ का होना चाहिए, अनुसूचित जाति, व एक महिला सदस्य का होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य क्या क्या हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला उद्देश्य इसका है, इस विधेयक में इस संकल्पना के पीछे क्या है, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण गांव के शैक्षिक विकास में रुचि लेना। क्योंकि फ्रेंड्स जो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, तो उसको क्या होता है, वो गांव के शैक्षिक विकास में रुचि ले, इसलिए उसको क्या बनाया जाता है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका फ्रेंड्स क्या है, इसी प्रकार समिति में 3 अभिभावकों के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें भी समिति में रखने के पीछे यही उद्देश्य है कि अभिभावक होने के नाते वे उस क्षेत्र के शैक्षिक विकास में विशेष रुचि लें। हाँ, मतलब उस गांव क्षेत्र में जो भी शैक्षिक विकास हो रहे हैं उसमें वो लोग रुचि लें, इसलिए उनको क्या रखा जाता है, इस ग्राम शिक्षा समिति में सदस्य बना लिया जाता है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, ये तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया आपको। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। पहला फ्रेंड्स कार्य क्या होता है इसका, पंचायत क्षेत्र से बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। मतलब जितने भी पंचायत के क्षेत्र हैं और तो उसमें क्या करना होता है, बेसिक स्कूलों की स्थापना ये लोग कर सकते हैं ग्राम शिक्षा समिति वाले, और उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण किस तरह करना है और उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है वो ग्राम शिक्षा समिति हमारी करती है। बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार एवं सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। जो बेसिक स्कूल होते हैं उनके किस तरह विकास हो सके, किस तरह उसका प्रसार हो सके, शिक्षा का प्रसार हो सके, और उसके लिए सारी योजनाएं तैयार करना। थर्ड पॉइंट है पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना। फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें जो आपको वहाँ पे लिखनी होंगी एग्ज़ाम में। 2018 के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि आप क्या करें, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें और उसको अच्छे से पेपर दे सकें। विद्यालय प्रबंध समिति, दोस्तों ये क्या चीज़ है, विद्यालय प्रबंध समिति, ये भी 2018 में हमारी पूछे गया था ये क्वेश्चन विद्यालय प्रबंध समिति से, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है आपको साथ में। तो ये है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किए जाने की बात कही गई है। दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 आया था उसकी धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट समिति किए जाने की बात कही गई, जिसका कार्यकाल क्या है, 2 वर्ष का है। तो कोई भी आपसे पूछे कि विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 वर्ष, यानी कि 2 साल इसका कार्यकाल है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। 15 सदस्यीय इसमें विद्यालय प्रबंध समिति में कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स,
15 होते हैं। 15 सदस्य इस समिति में जहाँ 11 अभिभावकों को सदस्य बनाने की बात कही गई है, वही प्रधानाध्यापक को इस समिति का सचिव नियुक्त किए जाने पर बल दिया गया। यानी कि इसका सचिव कौन होगा? वो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल यूपी स्टडी जोन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें और आप क्या है अच्छे से पढ़ते रहें और एग्ज़ाम में टॉप करते रहें फ्रेंड्स।